नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है गति के नियम। इसके पहले ने हम लोगों ने गति के बारे में देखा था और गति से संबंधित वीडियो बनाए गए हैं। तो आप लोग पहले गति वाला वीडियो देखें, फिर उसके बाद गति के नियम संबंधित वीडियो जो बनाया जा रहा है उसे आप देखें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं गति के नियम से। तो गति के नियम की अगर हम बात करते हैं तो गति के नियम सर्वप्रथम न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में दिया था। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि गति के नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में दिया था। इसलिए इसे न्यूटन के गति का नियम भी कहा जाता है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि गति के नियम न्यूटन द्वारा सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में दिया गया। इसी कारण गति के जो नियम है उसे न्यूटन के गति नियम यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है। अब न्यूटन ने गति से संबंधित मुख्यतः 3 नियम दिया, जिसे कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दूसरा न्यूटन के गति का द्वितीय नियम यानी कि न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और तीसरा न्यूटन के गति का तृतीय नियम। ये 3 नियम गति से संबंधित न्यूटन के द्वारा दिया गया। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर्वप्रथम गति के नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। और अपनी कब दिया था? तो 1687 ईस्वी में दिया था। कौन से पुस्तक में दिया था? तो वो प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में दिया था। अब बारी बारी से हम चर्चा करेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ, उसके बाद सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहता है। हमारा न्यूटन के गति का प्रथम नियम, आइए इसे समझते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है वह कुछ इस प्रकार से है कि कोई भी वस्तु स्थिर हो तो स्थिर या गतिशील हो तो गति की उस अवस्था तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। यानी कि कोई वस्तु है, मान लिए कोई वस्तु है, तो ये वस्तु चाहे गति की अवस्था में हो, चाहे गति की अवस्था में हो या फिर गति की अवस्था में हो या फिर विरामावस्था में हो। ठीक है, कोई भी वस्तु या तो विरामावस्था में हो या गति की अवस्था में हो, तो वह अवस्था वह तब तक बनाए रखता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। जैसे मान लेते हैं कि यह कोई गेंद है जो कि एक सतह पर रखी हुई है या किसी मेज पे रखी हुई है। जैसे ही हम इसे पुश करेंगे तो ये गेंद क्या होगा? गति में आ जाएगा। मतलब अपनी अवस्था में ये क्या करेगा? परिवर्तन करेगा। विरामा अवस्था से वह गति अवस्था में आ जाएगा। कब आएगा? जब कि हम इसको पुश करेंगे, यानी कि जब इस पर हम बाह्य बल आरोपित
करेंगे। तो कोई भी वस्तु यदि ये विरामावस्था में है या गति की अवस्था में है तो वह इस अवस्था को यानी वह अपने इस अवस्था को तब तक बनाए रखता है जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोई इस तरीके से तीर है यानी कि एरो है, वह जा रहा है, यह तब तक गति करेगा जब तक कि इसके कोई बाह्य बल यानी कि कोई अवरोध आकर के इसे रोकेगा नहीं। तो यही हमारा न्यूटन के गति का प्रथम नियम है कि कोई भी वस्तु स्थिर हो तो स्थिर या गतिशील हो तो गतिशील की उस अवस्था तक बनाए रखता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करता हो। यही हमारा न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। अब न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यहाँ से आप याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में ये पूछे जाते हैं। न्यूटन के गति के नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं या इसी को हम लोग गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ से कि न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। अब यहाँ से प्रश्न आया कि ये जड़त्व क्या है। जड़त्व क्या है? तो जड़त्व पदार्थ का वह गुण होता है या वह बल होता है जो किसी पदार्थ की अवस्था जो होता है, चाहे वह गति की अवस्था हो या फिर वह विरामावस्था हो, वह उसका सदैव विरोध करता है। वही हमारा क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। यानी कि अगर मान लिया जाए यह बॉल यहाँ पे रखी हुई है तो जैसे इसे हम गति में लाएंगे तो ये जड़त्व क्या करेगा? उसके गति का यह विरोध करेगा, यानी इसे ये पीछे की तरफ खींचेगा। तो यही हमारा क्या कहलाता है? जड़त्व का गुण कहलाता है। यदि कोई वस्तु गति कर रहा है तो जड़त्व क्या करेगा? उस गति के विपरीत कार्य करेगा। यानी कि जड़त्व जो है वह कोई वस्तु या यदि स्थिर है तो स्थिर या गतिशील है तो गतिशील उस अवस्था का क्या करता है? यह विरोध करता है। इसे ही हम लोग जड़त्व कहते हैं। और इसलिए न्यूटन के गति के जो प्रथम नियम है उसे जड़त्व का नियम कहते हैं या इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वह है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से हमें बल का परिभाषा प्राप्त होता है। बल का परिभाषा प्राप्त होता है। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार यहाँ से पूछे जाते हैं कि न्यूटन के किस नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है। चूँकि न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है वह एक प्रकार की बल की ही परिभाषा है। यानी बल की परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु में आरोपित करने पर उस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। यानी वह गति में है तो विरामा में आ सकती है, विरामा में है तो गति में आ सकती है, या फिर गति में है तो और गति में जा सकती है। यानी कि वह जो है वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। तो वह क्या हुआ? हमारा बल कहलाता है। याद रखिएगा कि या तो वह अवस्था में परिवर्तन ला भी सकता है या लाने की चेष्टा भी करता है, तो वह बल कहलाता है। जैसे कि ये कोई मान लिए मोटी दीवार है और एक बालक क्या करता है? इस दीवार को धक्का देता है। एक बालक द्वारा इस दीवार को धक्का दिया जाता है तो क्या इस दीवार में कोई परिवर्तन होगा? क्या ये दीवार पीछे घसकेगा? नहीं घसकेगा, क्योंकि ये काफ़ी मोटी दीवार है और इसका बल जो है बालक के बल से काफ़ी अधिक है। तो बालक इस पे बल तो लगा रहा है
लेकिन इस दीवार में कोई अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन चेष्टा जरूर हो रहा है, यानी कि बल लगाने की चेष्टा जरूर हो रहा है, यानी कि अवस्था में परिवर्तन लाने की चेष्टा जरूर किया जा रहा है, तो यह हमारा क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा। यानी कि बल यदि किसी वस्तु पर आरोपित होती है तो वह वस्तु या तो अपने अवस्था में परिवर्तन करती है या फिर अपने अवस्था में परिवर्तन लाने की चेष्टा करती है, तो वह हमारा क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा। और इसी प्रकार से बल का जो परिभाषा है वह हमारा न्यूटन के गति के प्रथम नियम से प्राप्त होता है। तो यह था हमारा प्रथम नियम। अब हम चलेंगे न्यूटन के गति के दूसरे नियम की ओर। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम क्या कहता है? न्यूटन के गति के दूसरे नियम जो है वह कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है और संवेग का जो परिवर्तन का दर होता है वह सदैव बल की दिशा में होता है। यही हमारा न्यूटन का दूसरा नियम है, यानी कि सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या हमारा कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है और संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल की दिशा में होती है। यही हमारा न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस है कि संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होते हैं और संवेग में परिवर्तन की दर जो होता है वह लगाए गए बल की दिशा में होता है। अब यहाँ पहले हम समझेंगे संवेग के बारे में कि संवेग क्या है। तो पहले समझते हैं संवेग, फिर हम इसके न्यूटन के डिफिनेशन की ओर चलेंगे। तो पहले हम संवेग के बारे में समझेंगे, फिर न्यूटन के हम डिफिनेशन को इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे और हम बल का सूत्र को प्राप्त करेंगे। तो संवेग को पहले समझते हैं। संवेग क्या होता है? कि किसी भी वस्तु का संवेग जो होता है उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि हम संवेग बराबर लिख सकते हैं द्रव्यमान गुना वेग। संवेग को हम P से लिखते हैं और द्रव्यमान को हम M से लिखते हैं और वेग को हम V से लिखते हैं, यानी कि P बराबर M इंटू V। यही हमारा संवेग का फॉर्मूला हो गया, P बराबर M इंटू V। अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, यदि हम वेग की बात करते हैं, वेग, ठीक है, वेग की बात करते हैं तो वेग हमारा दो तरह का होता है। एक हमारा हो गया प्रारंभिक वेग और दूसरा हमारा हो गया अंतिम वेग। ठीक है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग मतलब होता है कि जब वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है तो वह हमारा प्रारंभिक वेग कहलाता है। तो इस तरीके से वेग जो है प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग होता है। प्रारंभिक वेग को हम u से लिखते हैं और अंतिम वेग को हम v से लिखते हैं। ध्यान से आप चीज़ों को बारी बारी से समझते जाइएगा, हम किस तरीके से इसे स्वैप करते हैं। तो वेग को हमने क्या देखा कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के रूप में लिखा। प्रारंभिक वेग को हमने u से लिखा और अंतिम वेग को हमने v से लिखा।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि बल समानुपाती संवेग में परिवर्तन। और दर की बात जैसे ही अगर आए तो यानी कि उसके नीचे में हमारा t हो जाता है, यानी कि समय। तो बल समानुपाती संवेग में परिवर्तन बटे समय, ये हो गया। अब संवेग में परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं तो परिवर्तन मतलब क्या होता है, बदलाव। तो परिवर्तन कैसे होता है कि परिवर्तन को आप समझें कि मान लिया चीनी का मूल्य पहले 10 रुपया प्रति केजी था। चीनी का मूल्य पहले, यहाँ पे हम लिखते हैं पहले 10 रुपया प्रति केजी था, और अब जो है 15 रुपया प्रति केजी हो गया। यानी पहले चीनी का मूल्य जो था वह 10 रुपया प्रति केजी था, अब चीनी का मूल्य जो है वह 15 रुपया प्रति केजी हो गया है। तो कितना परिवर्तन हुआ, यदि हम यहाँ पे परिवर्तन यानी कि बदलाव को देखें तो कितना परिवर्तन हुआ, तो 15 में क्या करेंगे, 10 को माइनस करेंगे, यानी कि अभी की जो अवस्था है और वर्तमान की अवस्था और पहले की अवस्था को हम क्या किए, माइनस किए। यानी परिवर्तन को हम क्या लिख सकते हैं कि वर्तमान की अवस्था और माइनस पहले की अवस्था, यही ना लिख सकते हैं। यानी 15 माइनस 10 यानी कि 5 रुपये प्रति केजी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ चीनी के मूल्य में। तो यहाँ पे परिवर्तन को हम क्या लिख सकते हैं, वर्तमान की अवस्था बटे पहले की अवस्था। तो चूंकि यहाँ पर भी क्या है, संवेग में परिवर्तन है, तो संवेग में परिवर्तन है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वर्तमान का संवेग माइनस वर्तमान का संवेग। एकदम छोटी छोटी बात से हम आपको समझाएंगे। वर्तमान का संवेग और माइनस पहले का संवेग, पहले का संवेग बटे ये क्या हो गया, t। यहाँ से हमने देखा वर्तमान का संवेग माइनस पहले का संवेग बटे t। अब संवेग बराबर हम क्या देखते हैं, m इंटू v। तो संवेग को हम यहाँ पे वर्तमान का संवेग है यानी द्रव्यमान गुना ये क्या हो गया v माइनस फिर पहले का संवेग। जब पहले का संवेग होगा तो m गुना, यहाँ पे दो वेग था हमारा, वर्तमान का वेग भी है लेकिन पहले का संवेग का मतलब प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग को हम क्या से लिखते हैं, u से लिखते हैं। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा m इंटू यू बटे t। ठीक है। अब हम यहाँ से क्या देखेंगे कि m दोनों जगह है, तो m हमारा यहाँ से क्या हो गया, कॉमन हो गया, और बच गया क्या, v माइनस यू बाय टी। और v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी बराबर क्या होता है, a। यानी कि त्वरण बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। तो हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू बाई टी को क्या लिख सकते हैं, a, यानी कि m इंटू ए, और यह बराबर किसके हो जाएगा, बल के बराबर हो जाएगा, यानी कि F बराबर m इंटू ए। ठीक है, यहाँ से हमने देखा F बराबर m इंटू ए। एक सेकेंड देख रहे हैं कि वीडियो में नीचे दिखाई दे रहा है या नहीं। चलिए
ठीक है। तो यहाँ से हमने फॉर्मूला निकाला कि F बराबर m इंटू ए, यानी कि हम कह सकते हैं कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उससे हमें क्या प्राप्त होता है, तो उससे हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है, यानी कि बल का सूत्र प्राप्त होता है न्यूटन के सेकेंड लॉ से। ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि प्रथम जो नियम था उससे क्या मिला था, बल की परिभाषा। दूसरा नियम से हमें क्या मिला, बल का व्यंजक। अब हम देखेंगे तीसरे नियम के बारे में। तीसरा नियम क्या कहता है, थर्ड लॉ। तीसरा नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यही हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब जितना बल हम किसी चीज़ पे आरोपित करते हैं प्रतिक्रिया के रूप में उतना ही बल प्राप्त होता है। यही हमारा न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। यह जो है इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है। तो यहाँ से हमने देखा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे नदी में तैरना। न्यूटन के थर्ड लॉ के बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे दैनिक जीवन में मिलते हैं। जैसे नदी में तैरना। नदी में तैरना भी क्या है, न्यूटन के तीसरे नियम का एक उदाहरण है। हम नदी में तैरते हैं, आगे बढ़ते हैं और पानी को पीछे ढकेलते हैं और पानी उसी बल से हमें क्या करता है, आगे ढकेलता है। तो नदी में तैरना भी क्या है, न्यूटन के तीसरा नियम है। दूसरा, रॉकेट का आगे बढ़ना, यह भी क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम है। गोली का या गोली निकलने के बाद बंदूक का पीछे झटका देना, तो वह भी हमारा क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम का उदाहरण है। तो कई सारे इसके एग्जाम्पल हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। और सबसे अचरज बात यह है कि इस नियम का प्रयोग जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा भी किया जाता था। महात्मा गांधी के द्वारा भी यही नियम का पालन किया जाता था और वह इस नियम को भली भांति समझते थे। इसलिए उन्होंने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरे गाल को आगे बढ़ा दो, क्योंकि चोट तो उसे भी लगेगा न्यूटन के अनुसार, थर्ड नियम के अनुसार कि क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होगी। तो गांधी जी इसी नियम का फॉलो करके क्या करते थे कि एक गाल पे कोई चाटा मारे तो दूसरे गाल को भी आगे बढ़ा दो, क्योंकि कुछ ना कुछ चोट तो उसको भी लगेगा, हालांकि कम लगे वो अलग बात है। तो इस तरीके से हमने देखा कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ के बारे में। अगले वीडियो में फिर हम देखेंगे, बल से संबंधित सारे टॉपिक कवर करेंगे और बल के प्रकार को देखेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक्स एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।